नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दत्त फिर से एक बार आपका आर्यमा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम संविधान का भाग 2 लेकर आए हैं। इसके माध्यम से हम संविधान के बारे में जानेंगे। कल हमने चर्चा की थी संविधान किसे कहते हैं। आज हम संविधान के पूरे 22 भाग देखेंगे और उनको स्पष्ट करेंगे। तो आइए चलते देखते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल आप जानते हैं कि कुल 22 भाग हैं और 3 भाग और बढ़ गए हैं, इसलिए कहीं कहीं पर आपको 25 भाग भी देखने को मिलते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 1, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इसमें ये बताया गया है कि भारत के राज्य के संघ में कुल कितने राज्य हैं और उसके कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं तथा भारत राज्यों का संघ या समूह, इसके बारे में स्पष्ट किया गया भारतीय संविधान भाग 1 में, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक में मिलता है। ये याद रखिएगा। वहीं पर हम भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 10, और इसमें बताया गया कि किस तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, किस तरह से नागरिकता का विलोपन होता है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जब आप चर्चा करते हैं तो हमको नागरिकता स्पष्ट रूप से समझकर आ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं भाग 3। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। इसमें लोगों के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। जैसे हम देखेंगे अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, तो हमको स्पष्ट हो जाएगा कि ये अनुच्छेदों के माध्यम से लोगों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जिनके हनन पर वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। जैसे हमने बात की थी कि अनुच्छेद 14 में विधि के समता एवं विधियों का समान संरक्षण जैसे अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। इन अधिकारों के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारे अधिकार, जैसे खाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, इसके साथ साथ बहुत सारे अधिकार इसी के अंतर्गत आते हैं, जो हम देखेंगे अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। अब वहीं पर चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में। तो भारतीय संविधान का भाग 4 ये स्पष्ट रूप से बताता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसमें 36 से 51 तक उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में मिलता है। इसमें राज्य के कुछ कर्तव्य हैं जो नागरिकों को उपलब्ध कराएगा, जैसे पोषाहार स्तर को ऊंचा करेगा। इसी प्रकार राज्य स्वास्थ्य को देखेगा, राज्य रोजगार को देखेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। इसलिए भाग 4 में हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखते हैं इसी क्रम में हम भाग 4A मौलिक कर्तव्य। ये याद रखिएगा, ये USSR रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। और इसे कब जोड़ा गया था तो आप ये भली भांति जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य, लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। और आप जानते हैं कि हम जब देखेंगे उसमें डिटेल से, तो इसमें मौलिक कर्तव्य अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य की देश की अखंडता बनाए रखें, देश को जब आवश्यकता पड़े तो हम देश की सेवा पर निरत रहें। तो इस तरह की चीज़ें हम मौलिक कर्तव्य में देखते हैं भाग 4A। वहीं पर हम भाग 5 की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार की बात की गई। संघ सरकार का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक मिलता है। इसमें से संघ की सरकार, संघ की कार्यपालिका, संघ के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र मिलता है यहीं पर।
तो यहीं पर प्रधानमंत्री का जिक्र मिलेगा और यहीं पर आप जानते हैं राष्ट्रपति का भी जिक्र मिलेगा। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, ये सभी का जो विवरण है भारतीय संविधान के भाग 5 में है। इसी को हम कहते हैं संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151, याद रखिएगा। अब आइए भाग 6 में। भाग 6 राज्य सरकार। तो इसमें राज्य सरकार के बारे में उल्लेख किया गया है, जैसे राज्य का विधानमंडल, विधान परिषद, इसके साथ साथ हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री, राज्यपाल इत्यादि के बारे में, उनके कर्तव्य, उनके कार्य, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, ये सारी जानकारी हमको भारतीय संविधान के भाग 6 में देखने को मिलती है। और आप जानते हैं कि भाग 6 का उल्लेख अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक किया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं हम भाग 7। भाग 7, संविधान का भाग 7 निरसित हो चुका है, इसे हटाया जा चुका है। 7वें संविधान संशोधन सन 1956, याद रखिएगा, 7वें संविधान संशोधन सन 1956 में इसको निरसित कर दिया गया। तो अब ये हमारे पास ये भाग नहीं है, इसलिए हमको इसके बारे में चर्चा भी नहीं करनी, लेकिन मोटा मोटा जानना है कि भाग 7 में अनुच्छेद 238 का उल्लेख था और इसी 238 में कुछ विशेष राज्यों को रखा गया था भाग का खागा का वर्णन करते हुए, और इसे वर्तमान में निरसित कर दिया गया। अब देखते हैं हम भाग 8। वही भारतीय संविधान के भाग 8 की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, और उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक। तो अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक हम जब पढ़ेंगे भाग 8 को, तो इसमें देखेंगे कि दिल्ली के क्या अधिकार हैं, पौंडुचेरी के क्या अधिकार हैं, इसी प्रकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्या अपने राइट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको भाग 8 में देखने को मिलती हैं। वहीं पर हम देखते हैं भाग 9, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में भाग 9 के बारे में चर्चा की जाती है। तो भाग 9 पंचायतों से जुड़ा है, ग्राम पंचायतों से जुड़ा। इसमें से अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायतों का जिक्र किया गया है। और इसमें देखते हैं कि ग्राम पंचायतें किसे कहते हैं, कितने सदस्यों के साथ एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, ये सारी ग्राम पंचायतों के क्या अधिकार होते हैं, ये सारी चीज़ें भारतीय संविधान के भाग 9 में की गई हैं, पंचायतें। अब देखते हैं इसी क्रम में भाग 9A। भाग 9A में ये याद रखिएगा, इसमें नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा की गई। तो उसमें भी नगर पालिका हम देखेंगे जब, तो हमको पता चलेगा अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG तक नगर पालिकाओं का उल्लेख मिलता है, और इन्हीं नगर पालिकाओं को क्या कितने अधिकार हैं वो सारी चीज़ें हम यहीं पर देखेंगे। इसी के माध्यम से 73-74 संविधान संशोधन भी हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है भाग 9B। भाग 9B जो सहकारी समितियों के बारे में चर्चा करता है। तो सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 ZS से अनुच्छेद 243 ZT तक उल्लेख मिलता है। और आप जानते हैं भारत के पहले सहकारी मंत्री कौन बने, अमित शाह बने। तो इसमें सहकारी समितियों के बारे में चर्चा की गई है, जो हम आगे आने वाली कक्षाओं में बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। तो वहीं पर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 10 की। इसमें क्या है, इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के बारे में किस तरह के प्रोविजंस होते हैं, क्या प्रावधान होते हैं।
तो इसके बारे में चर्चा की गई है भारतीय संविधान के भाग 10 में, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 ए तक में किया गया है। वहीं पर हम देखते हैं भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो संघ और राज्यों के बीच किस तरह के परस्पर संबंध होंगे, कैसे विधायी संबंध होंगे, किस तरह के प्रशासनिक संबंध होंगे, इसके बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक में। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263। वहीं पर हम भाग 12 की बात करते हैं। तो इसमें भारत के राज्यों और संघ के मध्य क्या संबंध होंगे, कैसे संबंध होंगे, तो ये वित्तीय संबंध के बारे में बताया गया है भाग 12 में। अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 ए तक में चर्चा की गई है। याद रखिएगा इसी में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 ए में रखा गया। तो इसमें भाग 12 को बहुत इम्पोर्टेंट रूप में हमको याद रखना होगा, क्योंकि इसमें पता है हमें भाग 12 में वित्तीय संबंध की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 ए तक में उल्लेख मिलता है। वहीं पर हम भाग 13 की बात करते हैं। तो भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात की गई है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक में किया गया। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता मिलती है भाग 13। अब वहीं भाग 14 की बात करते हैं। तो भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। तो संघ लोक सेवा और इसके साथ साथ राज्य लोक सेवाओं के बारे में जो चर्चा की गई है वो उस भाग 14 में मिलता है। अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक में हम देखेंगे संघ और राज्यों के मध्य जो लोक सेवाएं, इसमें देखेंगे उनके गठन के बारे में, उनको कौन नियुक्त करता, कौन हटा सकता, ये सारी चीजें हमको भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के माध्यम से जानकारी मिलती है। वहीं पर हम भाग 14 ए की बात करते हैं। तो अधिकरण की चर्चा की जाती है इसमें। अधिकरण भाग 14 ए, अधिकरण जिसे हम ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। दरअसल होता क्या, ट्रिब्यूनल्स में संघ और राज्य लोक सेवाओं के जो पदाधीन अधिकारी हैं उनको उनके जितने भी विवाद या मामले हैं वो इसी अधिकरण या ट्रिब्यूनल में सुने जाते हैं। इसलिए भाग 14 में एक 14 ए जोड़ा गया और अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी, 2 अनुच्छेद जोड़े गए। तो हम इसको भी देखेंगे भाग 14 एक अधिकरण क्या है। भाग 15 की बात करते हैं हम। निर्वाचन आयोग इसी में आता है और निर्वाचन आयोग कितने सदस्य होगा, 2 सदस्य होगा या 3 सदस्य होगा, इसके बारे में हमको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 339 का जब अध्ययन करते हैं तो सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, वो 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है। किस भाग 15 में इसकी जानकारी मिलती है। वहीं पर हम भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जो दबा कुचला वर्ग है जैसे जनजाति क्षेत्र है, इसके बारे में हम देखते हैं कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध। तो अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक। तो SC ST का उल्लेख यहीं पर हम देखते हैं भाग 16 में ही। भाग 17 की बारी आती है तो भाग 17 में क्या देखते हैं, राजभाषाएं। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो भारतीय राजभाषाओं का 22 राजभाषाओं का हमको ज्ञान होता है और हम ये भी जानते हैं कि पहला राजभाषा आयोग कब गठित किया गया था और राजभाषाओं के माध्यम से जो भाषाएं हैं उनको हम किस तरह से अपनी पहचान देते हैं, ये सारी जानकारी हमको भारतीय संविधान के भाग 17 में देखने को मिलती है। वहीं पर हम बात करते हैं भाग 18, बहुत इम्पोर्टेंट है।
आपातकालीन उपबंध। ये दरअसल ये प्रावधान, ये उपबंध जर्मनी से प्रेरित है। इसका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक। इसमें 3 तरह के आपातकाल देखते हैं हम। एक देखते हैं राष्ट्रपति शासन, एक देखते हैं वित्तीय आपातकाल, एक देखते हैं राज्य की जब व्यवस्था भंग कर दी जाती है तो राज्यपाल वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल और इसके बाद वित्तीय आपातकाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं भाग 19 प्रकीर्ण। इसमें शक्तियों का बिखराव है, जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक में। अब वहीं पर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 20 की। तो इसमें क्या है, संविधान संशोधन की चर्चा की गई। तो आप देखते हैं साधारण संविधान संशोधन, विशेष बहुमत से संविधान संशोधन, 2/3 बहुमत वाला जो संविधान संशोधन होता है वो इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो ये इसके लिए विशेष एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है ये व्यवस्था। भाग 20 के आगे देखते हैं हम भाग 21। भाग 21 में स्पष्ट किया गया अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392। इसका जिक्र मिलता है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध क्या है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये अंतिम भाग 22। इसमें क्या, संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 395 को निरसित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया। इस तरह से हमने देख लिया संविधान के पूरे 22 भाग। अब हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी हम अपनी दृष्टि डालेंगे। और फिर इसके बाद धीरे धीरे हम 1 से 22 तक पूरे भाग बड़े ही इत्मीनान से कवर करेंगे।